बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीले रही। पुलिस लाइन में अतिक्रमण कर घर बनाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। जेसीबी से गिराए गए कई घर, लोगों ने लगाया बिना सूचना के ही जेसीबी चलाने का आरोप। गिरिडीह पहुंची पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा यादव। प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा राज्य सरकार के 3 सालों में छाया अराजकता माहौल। झामुमो कार्यालय में मनाया गया प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती। पुष्प अर्पित कर किया नमन। चुंचका स्थित पंचायत कार्यालय में भी मनाई गई सावित्रीबाई की जयंती। बिना घूस का खतियान नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलनरत किसान मंच ने किया पंचायत का आयोजन। अभिलेखागार पदाधिकारी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा में भी उठाएंगे मामला। और जिला पैक्स कर्मी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पैक्स कर्मियों ने सरकार व संबंधित विभाग से की 10 वर्षों से बकाये कमीशन व परिवहन शुल्क की मांग। अब खबरें विस्तार से। बरवाड़ी स्थित पुराना पुलिस लाइन मैदान में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर उन घरों को जमींदोज कर दिया। नगर निगम क्षेत्र के बरवाड़ी स्थित पुराना पुलिस लाइन मैदान में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए लगभग 5 घरों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे घर का सामान भी मलबे में दब जाने के कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर लोगों ने कहा कि यह सीसीएल की जमीन है। वे लोग लगभग 50 सालों से यहां रह रहे हैं और आज बिना सूचना व बिना किसी नोटिस के ही 5 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे घरों में पड़े बहुत सारे सामान दब गए। कहा कि उन्होंने अपना सामान निकालने का आग्रह भी किया था, लेकिन वह नहीं माने। क्या हुआ सर? आज सीसीएल के पुलिस लाइन की तरफ से अचानक फोर्स आया और हमको बोला कि आप लोग जो है घर खाली कीजिए, है ना, इसलिए घर को जो है तोड़ना है। तो हम बोले सर नहीं, हम लोग तो पूरा फैमिली है यहाँ पर, है ना, कुछ हम लोग को मौका दिया जाए। तो बोले नहीं तुम लोग जल्दी करो ना, अभी गाली गुलज करने लगा समझ। और उसी में हम लोग जल्दी के क्रम में जो है हम लोग जो है घर खाली करने लगा। जेसीबी की एक दीवार में धक्का मारा, एक ईंट तो मेरे बेटे के पैर में लग गया, समझे ना। हम उसको रिक्वेस्ट भी कितना बार किए कि सर थोड़ा सा एक दिन हम लोग को मौका दिया जाए ताकि हम लोग अपना घर को अच्छे से खाली कर लिया जाए।
लेकिन हम लोग मेरा जो भी रिक्वेस्ट है को किसी ने माना, यहाँ तक कि उल्टा सीधा बोलने लगा, समझे ना। तो किसी तरह हम लोग जो है सामान को खाली किया, बहुत सारा सामान जो है उसी में दब गया, नहीं निकल सका है, समझे ना। और ये यहाँ पर हम लोग जो है 50 साल से भी एबव से रह रहे हैं। हम लोग का मेरा पैदाइश ऑलरेडी यहाँ पर हुआ है, इसी घर में हुआ है। आज जो एकदम पूरा मिसमार करके रख दिया है, समझे। तो ये तो हम लोग साथ बहुत अन्याय हुआ। हालांकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन अगर पहले से रहता तो हम पूरा तैयारी करके रखते, हम सामान भी कम से कम खाली कर लेते हैं। ये सब सारा कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से ऊपर से ही हम लोग रह रहे हैं। कौन तोड़ा ये घर? पुलिस प्रशासन की ओर से कौन अधिकारी थे यहाँ पे? एसडीपीओ थे, एसडीपीओ खुद थे, वही सबको बोल रहा तोड़ने के लिए, खाली करने के लिए बोल रहे थे। कितना घर आज तोड़ा गया? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद हुआ। कितना घर टूटा है आज 1 2 3 4 5 घर टूटा है। 5 घर तोड़ा गया। सभी घर था। घर का दीवार को किसी को तोड़ दिया, किसी को लैट्रिन तोड़ दिया, किसी को मेन जो है दीवार तो मेरा तो घर दोनों तोड़ दिया है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे डीपीओ साहब का कहना है कि ये ज़मीन पुलिस लाइन की है। ये ज़मीन पुलिस लाइन की नहीं, ये ज़मीन सीसीएल की है। तो इस बाउंड्री के बारे में डीपीओ साहब बात कर रहे हैं, वो डीपीओ साहब को पता होना चाहिए कि वो सीसीएल की बाउंड्री है। हमको ये पता चलना चाहिए ना कि भाई कि पुलिस लाइन को कितना ज़मीन सीसीएल ने एलोकेट किया है। मेरी ज़मीन ये आबादी आज से नहीं, कम से कम 60-70 साल से है। जिसका घर तोड़ा गया वो खुद सीसीएल एम्प्लॉई है, वो खुद सीसीएल एम्प्लॉई होकर रिटायर हुए हैं। 100 साल से ये आबादी 100 साल की है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने प्रशासनिक कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो लोगों को पहले इसकी सूचना देनी चाहिए थी। अब देख रहे हैं वहीं तक है। और ये लोग बताएं कि पुलिस लाइन को कितनी जमीन एलोकेट हुई है। ये स्थानीय निवासियों का कहना है कि कितनी जमीन एलोकेट हुई है। और ठीक है, मान लिया जाए कि अतिक्रमित है, तो पूरे गिरिडीह की एक बड़ी आबादी सीसीएल की ज़मीन पर अतिक्रमण करके है। ये मैं भी मानता हूं और ये सत्य है और सरकारी आंकड़ों में भी ये बात दर्ज है। लेकिन अगर किसी अतिक्रमण को हटाना है तो एक विधिवत, मान लीजिए इन लोगों ने गलत किया तो क्या प्रशासन भी गलत करेगा? विधिवत एक सूचना देनी चाहिए, एक आप जो सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करना चाहिए, न कि कभी भी जब मर्जी हो आप अचानक आइए और किसी की बाउंड्री वाल हो या घर हो चाहे कपड़े का हो, उसको धंसा दिया जाए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उच्च प्रशासन से बोलता हूं, मांग करता हूं कि इसकी विधिवत जांच की जाए कि किसके आदेश से इस तरह का हुआ और क्यों ऐसा हुआ कि बिना किसी को सूचना दिए हुए किसकी दीवार, किसी की बाउंड्री वाल, किसी का घर को धंसा दिया गया। ये जांच का विषय है। इधर एसडीपीओ ने बताया कि बरवाडीह स्थित पुलिस लाइन कार्यालय के पास पुलिस लाइन की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था। कहा कि स्कूल के द्वारा कटीले तार से किए गए घेराव को भी कुछ लोगों के द्वारा तोड़कर वहां फिर भी अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे हटाया गया है। पुरानी पुलिस लाइन बरवाडीह में जो पुलिस लाइन का ज़मीन है उसमें अतिक्रमण करके घर बनाया गया है और उसके आगे बाउंड्री भी दी गई है। ज़मीन मतलब कि ज़मीन को कब्जा किया जा रहा था। और जो स्कूल है यहाँ पुलिस लाइन के पीछे, उसमें जो फेंसिंग किया हुआ था उसका तार भी तोड़ करके उन लोगों ने, जो एक पोल गड़ा हुआ था उसको भी तोड़ करके और ईंटा और बालू अंदर घुसाए थे, तो उसी को हटाया गया है। किसी का घर तोड़ा नहीं गया है। यहाँ क्या चीज़ का अभी काम होना है सर? ये सफाई हो रहा है, क्योंकि अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोगों ने पुलिस लाइन के ज़मीन को ही कब्जा कर रहे थे, तो उसे रोका गया है और सफाई की जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा यादव मंगलवार को गिरिडीह पहुंची और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य में फैल रही अराजकता के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया। पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा विधायक नीरा यादव मंगलवार को गिरिडीह पहुंची और भाजपाइयों से मुलाकात की। इस दौरान गिरिडीह के भाजपाइयों ने पुष्प गुच्छ व शॉल देकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूर्व शिक्षा मंत्री ने झूठ, लूट और भ्रष्टाचार का कार्यकाल बताया। उन्होंने कहा कि जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से राज्य में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़ गए हैं। राज्य में अधिकारियों का बोलबाला है, जिसके कारण पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश राम, पूनम प्रकाश, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा,
जिला महामंत्री संदीप डंकेज, सुभाष सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, इंजीनियर विनय सिंह, वासुदेव राम, शालिनी बैसिख्यार, विनीता कुमारी, उषा कुमारी आदि मौजूद थे। कैलेंडर नववर्ष की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2023 खुशियां लेकर के आए, आत्मविश्वास लेकर के आए। यहाँ पर गिरिडीह में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक जमुआ और माननीय गिरिडीह के निवर्तमान हमारे पूर्व विधायक और बड़े भाई निर्भय जी। सबसे पहले सभी सम्मानित हमारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाई बंधु सबों को मेरा नमस्कार, आप सबों का स्वागत। सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन पार्टी के निर्देशानुसार आप सबों को हम ये हेमंत सरकार के जो 3 साल हैं उसके बारे में बहुत संक्षिप्त में 2 शब्द कहना चाहते हैं। हमने जो महसूस किया है उसे हम आपको बताना चाहते हैं। हम मतलब पूरी जनता ने यही महसूस किया है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमें लगता है ये 3 साल लूट में छूट के 3 साल हम कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, ये तीनों का जो बेमेल गठजोड़ से बनी ये अवसरवादी और सत्ता लोलुप हेमंत सरकार ने राज्य को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया। वृद्ध के सहारा बनेंगे। आज हम किस मुंह से जाए? उन्होंने कहा कि हमारे लिए आगे आग और पीछे खाई, कहीं हमारे लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। और उनके इस बात से हमें लगा कि गालिब का एक शेर आप लोगों को याद होगा, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम, आज कोविड सेंटर भले बन गया, लेकिन आज एक दरबान रख करके उसकी रखवाली कराया जा रहा है। तो हम ये हेमंत सरकार से कहना चाहेंगे कि रंग बदलने से जनता को कोई मतलब नहीं है। आप बच्चों को शिक्षक दीजिए, यहाँ के बच्चों के लिए जो संसाधन है उसमें आप वहाँ बच्चों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराइए। हमें लगता है कि आज राज्य में लगभग 90,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हमारी सरकार बनी थी तो आपने देखा होगा कि 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत हुई, 4500 उर्दू शिक्षकों की भी बहाली हुई थी, बहुत सारे, और सारी नौकरियों को लेकर के चले तब तो फिर 1 लाख से अधिक की है, लेकिन सिर्फ शिक्षक नियुक्ति 45,000 से अधिक हुई थी। सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान। हमने जो 3 साल में महसूस किया उसे हमने लिखने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री का भी दायित्व निर्वहन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो हमने लिख डाला, देख तेरे प्रदेश की हालत क्या हो गया नौजवान, रो रहे दलित, शोषित, पीड़ित और हर एक किसान। यहाँ लूट खसोट की बह रही गली गली में गंगा, लूट रही बेटियों की अस्मत, खेल भ्रष्टाचार का है नंगा। सारी नीतियां ध्वस्त पड़ी है, चारों ओर सिर्फ लूट मची है। शर्म हया को बेचकर अपना चहक रहे बेईमान, झूठी हेमंत सरकार की शान, जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। पशुधन के तस्करी की यहाँ सर्वत्र धूम मची है। घुसपैठियों और तुष्टीकरण की नीति से मिट रही पहचान, झूठी हेमंत सरकार की शान, जनता है त्राहिमाम, जनता है त्राहिमाम। क्या पाकुड़, क्या साहिबगंज, दुमका और चतरा की बातें, कट रही बेटियां कहीं जिंदा जल रही। हाय रे निरीह संतान, लूटा के जनता का धन, देखो यात्रा करे खतियान। जागो जागो नौजवानों, जागो जनता और किसान, झूठी है हेमंत की शान, जनता है त्राहिमाम, जनता है। गिरिडीह के पावन धरती पे सबसे पहले मैं अपने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को
गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और नव वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सरकार के जो काले कारनामे हैं इससे जनता अवगत हो चुकी है। मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर मीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की, उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ से शिक्षित हो जाएंगे तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरी सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। कालखंड पूरा हुआ हेमंत जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के, लेकिन अपने चुनावी घोषणाओं के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा। लेकिन पिछले विधानसभा में जब हम लोगों ने सरकार से जानना चाहा तो सरकार का जो सवाल था उसमें मात्र 376 नौकरियां ही आज तक 3 साल के अंदर इन्होंने दे पाए। झामुमो जिला कार्यालय में प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। सदर विधायक सहित झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। बस स्टैंड के समीप झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक जितेंद्र प्रसाद, प्रमीला मेहरा समेत कई नेता व कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दौरान विधायक समेत अन्य लोगों ने सबसे पहले सावित्रीबाई की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका अमर रहे, नारी मुक्ति दाता अमर रहे। इस दौरान सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू सहित अन्य झामुमो नेता ने कहा कि महिला शिक्षा उस समय एक कल्पना स्वरूप थी जिसे माता सावित्रीबाई ने परिवर्तन कर महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से कई कार्य किए। कहा कि स्त्रियों और बेटियों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में सावित्रीबाई द्वारा किया गया कार्य आज भी प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। वहीं प्रमीला मेहरा ने कहा कि सावित्रीबाई ने महिलाओं के लिए संघर्ष के तौर पर शिक्षित करने के उद्देश्य से जन्मदाता के स्वरूप कार्य की। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उपस्थित इस कार्यक्रम में तमाम लोग, हम लोग भी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि भारत के उस दौर में जब महिला शिक्षा एक कपोल कल्पना थी तो माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा पर काम किया। निश्चित रूप से उनके कृत्य प्रेरणादायक हैं कि बच्चियों को या महिलाओं को शिक्षित करना कितना आवश्यक है। मुझे लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले के प्रयास आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी उन पर और विशेष ध्यान देने के। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, नारी मुक्तिदाता माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह हम सभी मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही संघर्ष किया। ये बिल्कुल महिलाओं के लिए एक तरह से उनके लिए जन्मदाता थी, क्योंकि महिलाओं को किसी तरह का कोई भी अधिकार नहीं था और शिक्षा का पहला अलख जगाने का काम इन्होंने किया। नारी के लिए इन्होंने बहुत कुछ जद्दोजहद करते हुए समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया और ये कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं और इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नई पहचान महिलाओं को दिलाने का काम किए। ये बहुत बड़ी योगदान है और हम सभी शुक्रगुजार हैं अपने राज्य सरकार के हेमंत सोरेन जी का, जो अभी ख़ास तौर से लड़कियों को लेकर के उन्होंने सावित्रीबाई फुले के नाम से जो योजना चलाने का काम किए हैं, जो बिल्कुल लड़कियों के एक तरह से कॉलेज तक की शिक्षा के लिए जो उनका एक योजना है बहुत ही अच्छी है, जो सावित्रीबाई फुले के नाम से है। उनको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं
और साथ ही साथ हम लोग इनका जो सम्मान के लिए, सावित्रीबाई फुले का सम्मान के लिए हम लोग पहले भी कई बार जब हम लोग आस्था दलित महिला संघ के माध्यम से कार्यक्रम हमेशा संचालन किए, और चूँकि ये नारी के लिए एक पहचान है, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, तो इनके लिए हम लोग भारत रत्न से सम्मानित करने का भी हम लोग मांग करते हैं, ताकि ये महिलाओं के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात होगी और इनको बिल्कुल उस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। बिना घूस का खतियान नहीं दिए जाने को लेकर आंदोलन किसान मंच के द्वारा झंडा मैदान में पंचायत का आयोजन करते हुए अभिलेखागार पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उक्त मामले को मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा में भी उठाने की बात कही। बिना घूस का खतियान नहीं दिए जाने के मामले को मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा में जोरदार तरीके से उठाने की रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत के बाद आवेदन कर चुके किसान जिला अभिलेखागार गए और बिना घूस का खतियान देने की मांग अभिलेखागार पदाधिकारी से की, जिस पर अभिलेखागार पदाधिकारी ने स्टाफ नहीं होने का बहाना बनाकर सबको टरकाना चाहा, पर नाराज किसानों ने अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद 19 किसानों को बिना घूस का खतियान दिया गया। खतियान देना होगा, बिना घूस का खतियान लेके रहेंगे। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मंच जिंदाबाद। बिना घूस का खतियान लेके रहेंगे, बिना घूस का खतियान लेके। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश के द्वारा खतियान की नकल में लिए जा रहे घूस का अगर पुरजोर विरोध नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा के बाद खतियान के घूस का रेट कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा के बाद खतियान का मांग बढ़ना लाजमी है। महासभा को मंच के जिला सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, तीसरे अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, महासचिव बेजून मुर्मू सहित कई लोगों ने संबोधित किया। गिरिडीह जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र के ये सारे किसान तीसरी अंचल से आते हैं और साल भर से लगातार घूम रहे हैं। एक बार तीसरी से आने के लिए लोगों को 500 रुपया का खर्च लगता है। कई एक बार जो है सो आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन ये LRDC सत्य प्रकाश जो बैठे हुए हैं, मैंने इसके जैसा भ्रष्ट अधिकारी आज तक गिरिडीह में हम नहीं देखे, इसके जैसा मोटा चमड़ी वाला अधिकारी को नहीं देखे। और इसलिए आज फिर से हम लोग चेतावनी देने आए हैं कि आप सुधर जाइए। कहीं किसानों का माथा घूम गया तो आपको ही नहीं पूरे प्रशासन को घुमा देगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए आए हैं। आगामी 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। हम उनको पूछेंगे कि भैया अभी खतियान जोहार यात्रा निकाल रहे हैं कि मार्केटिंग यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के आने से गिरिडीह के जिला वासियों में खतियान के प्रति ललक बढ़ेगा और इन लोगों का मार्केटिंग बढ़ेगा, मोटा मोटा रिश्वत मांगेंगे हैं। इसलिए आज हम पुनः चेतावनी देने आए हैं कि आप जो है लोगों को, किसानों को परेशान नहीं करिए, नहीं तो किसानों का बदुआ आपको जला के भस्म कर देगा। इनका जब श्राप लगेगा तो जला के भस्म कर देगा, वो मोटा रकम कहीं नहीं। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 a.m. onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व जीप सदस्य स्वर्गीय अनीता सिंह के 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण इलाकों से आए गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंगलवार को बेंगाबाद प्रखंड के मानसिंगडी गांव में पूर्व जीप सदस्य स्वर्गीय अनीता सिंह की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दिवंगत जीप सदस्य के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय अनीता सिंह के पति झामुमो केंद्रीय कमेटी सदस्य नागेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ नागो सिंह जरूरतमंदों के बीच कंबल व प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान बेंगाबाद पंचायत के सभी वार्ड दामोदरडी, मंगरूडी, रातडी, बेंगाबाद, फुसरोडी, मानसिंगडी, किसनीचक, कर्माटाड़, बथानबारी गांव के गरीब असहाय लोग मौजूद थे। दामोदरडी, मंगरू
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झामुमो नेता श्री सिंह ने कहा कि शुरुआती दौर से ही उनका परिवार क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। कहा कि क्षेत्र के लोग से उनका एक अलग लगाव बना हुआ है। कार्यक्रम को बेंगाबाद की मुखिया प्रभा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह, इंद्रजीत सिंह उर्फ बंटी सिंह सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। स्वर्गीय अनीता सिंह जी पूर्व जिला परिषद सदस्य के 5वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके श्रद्धांजलि स्वरूप आम लोगों को कंबल वितरण सह प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जितने भी इस ठंडक के दौर में कंबल का वितरण किया गया, सकुशल वितरण किया गया। जिला पैक्स कर्मी संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पैक्स कर्मियों ने सरकार व संबंधित विभाग के खिलाफ विपणन से संबंधित विगत 10 वर्षों से बकाये कमीशन पर परिवहन शुल्क की मांग कर रहे थे। गिरिडीह जिला पैक्स कर्मी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर के सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर 27 दिसंबर से ही धान अधिप्राप्ति का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जिले भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप है। आज सभी प्रखंडों के पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान से टावर चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस बाबत संघ के जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने कहा कि पैक्स कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों के पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति का कार्य नहीं करने से संबंधित आवेदन अधिकारियों को लिखित रूप में दे चुके हैं। हम सभी पैक्स कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति का कार्य ठप है। कहा कि खरीफ मौसम 2011-12 से 2021-22 तक पैक्स का कमीशन एवं परिवहन बकाया है, जिसका भुगतान करने राइस मिलों के द्वारा पैक्स से 5 से 6 केजी प्रति क्विंटल धान की जा रही कटौती को बंद करने, पैक्स कर्मियों को मानदेय देने सहित विभिन्न मांगे हैं, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। आज गिरिडीह जिला के तमाम पैक्स कर्मी संघ जो लोग हैं वो हम लोग धरने पर हैं। हम लोग का धरना का कारण है कि 2011-12 से अब तक परिवहन राशि का और कमीशन राशि का धान अधिप्राप्ति के एवज में भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग अपनी मांग रखते हैं, जबकि गत वर्ष कुछ पैक्सों पर धान का बकाया रह गया, उन पर मुकदमा हो गया, जबकि पैक्स उन्हीं पैक्सों का सरकार के पास में जो है 50 से 60 लाख का पावना है, इसको सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जबकि उन पर मुकदमा हुआ। वो भी हम लोग मांग रखते हैं। 16-17 में नेकोफ के द्वारा धान अधिप्राप्ति का काम किया गया था, एजेंसी थी, और नेकोफ ने विभाग को गलत डाटा प्रेषित किया है और लगभग उस समय जितने भी पैक्स काम किए सब पर बकाया दिखाया गया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। पैक्स के द्वारा जो दिया गया डाटा है वह सरासर गलत है, इसको मैंने चैलेंज भी करता हूं। 27 तारीख को संबंधित पदाधिकारी को हमने लिखित दिया था कि इस वर्ष जो है सो पूरे जिला का पैक्स कर्मी धान अधिप्राप्ति कार्य नहीं करेंगे, कारण कि 2021-22 से अभी तक हम लोग का जो सरकार का संकल्प में कमीशन और परिवहन और हथालत लगभग करोड़ों रुपया सरकार के पास लंबित है, जिस कारण से हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं और अभी तक जो है सो मैंने पदाधिकारी हम लोग से किसी तरह का सूद नहीं लिए कि धान अधिप्राप्ति क्यों ठप है। और दूसरी बात यह है कि डीलर द्वारा जो है सो 6 से 10 किलो तक की कटौती की जाती है, जिससे हम लोग सब किसान का बेटा है। सब हम लोग जब जितना पैक्स कर्मी है सब किसान वर्ग से आते हैं और हम लोग का किसानों से अच्छा संबंध है और किसानों के बदौलत ही हम लोग जो है सो धान अधिप्राप्ति का कार्य करते हैं। और वो धान के कटौती के लेकर के को भाजन करना पड़ता है हमारे किसानों को, और वो एक तरह का शोषण का शिकार हो रहा है और पूंजीपति लोग इसका इजाफा कमा रहे हैं। चुंचला पंचायत स्थित सचिवालय भवन में मंगल
मंगलवार को सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई, जिसमें क्षेत्र की सभी महिलाओं ने प्रथम शिक्षिका की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। सदर प्रखंड के चुंचका पंचायत स्थित सचिवालय भवन में मंगलवार को सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में चुंचका पंचायत की मुखिया सावित्री देवी और सुधा टुड्डू मुख्य रूप से उपस्थित थी। जयंती समारोह के दौरान पंचायत क्षेत्र की महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। मौके पर सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए मुखिया सावित्री देवी व सुधा टुड्डू ने कहा कि 192 साल पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, जिस बेड़ी को सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ने तोड़ने का काम किया और उन्होंने जगह जगह पर स्कूल की स्थापना कर बच्चियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके परिणाम स्वरूप आज समाज में अधिकांश महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वह पुरुष प्रधान समाज को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ऐसी घर ये कहाँ पढ़ी, इनका संग्रहालय जहाँ है इनको कहते हैं म्यूजियम, ठीक है। ये अपने समाज के लिए, अपने गांव समाज के लिए ये इतना बड़ा कार्य करके गई। पढ़ने का अधिकार जो नहीं था, आज से 92 साल पीछे जब हम जाते हैं तो बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और वो गुलामी आज भी है, लेकिन हमको उस गुलामी को समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को शायद आता होगा कि आपका पति या आपका बेटा या फिर आप किसी कारणवश नहीं आना चाहते हैं ऐसे संगोष्ठी में, जबकि आना चाहिए, है ना। तो 192 वर्ष पीछे जब हम जाते हैं तो गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए समाज को इन्होंने निकाला और बालिका के लिए विद्यालय खोला इन्होंने। अभी YouTube में तो पूरा है, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने संघर्ष किया समाज के लिए और विद्यालय खोला और महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत सारे जगह में, सतारा में, महाराष्ट्र में स्कूल खुला हुआ है इनके नाम पर। तो सावित्रीबाई फूले हमारे लिए क्या हुई? एक प्रथम शिक्षिका हुई, ये अध्यापिका है, ठीक है। और मराठी की मराठी ये भी थी, कविता लिखती थी मराठी में। इनका ये सहयोग रहा समाज के लिए और ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक योगदान के रूप में आज है, जिसका हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं। सरकार के द्वारा विश्व प्रसिद्ध जैनियों के मुख्य तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल में घोषित करने को लेकर जैन समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कहना है। पर्वत वंदना करने के लिए देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों व जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का। आज हम मौजूद है जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ में, जहाँ पे आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर पर्वत वंदना करने के लिए आ रहे हैं। जैनियों के 20 तीर्थकर जो हैं उनकी चरण पादुका है, यही इसी पर्वत पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। और सबसे जो ऊपर टॉप पर है वो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहाँ जैन समाज के लोग हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी ये समय होता है जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग आते हैं और प्रतिदिन सुबह, जैसा कि अभी तीर्थयात्रियों ने बताया कि वो अर्धरात्रि को वो पर्वत पर चढ़ना शुरू करते हैं और दोपहर सूर्य ढलने के साथ ही वो पर्वत वंदना करते हुए नीचे की ओर उतरते हैं। साल में वो कई दफ़ा यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल ये है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसा कि देखा जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा पार्श्वनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके पहले भी एक बार प्रस्ताव भेजा गया था और वो विरोध, जैन समाज के द्वारा उसका विरोध किए जाने की वजह से उस पर स्टे लगा था। लेकिन फिर से एक बार ये मुद्दा भी सामने आया है और एक
बार फिर से पूरे देश में जैन समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, पूरे बच्चे ऐसे नंगे नाच कर रहे थे। वीडियो आए थे वीडियो आया था गए साल की बात। और मैंने अभी देखा है। तो तो ये पूरी मतलब जैन समाज के लिए पूरा ये भी है यहाँ पे, ये फिल्मी गाने बजाने की जगह नहीं है। मुझे बोलो शिवजी के मंदिर में आप कोई फिल्मी गाने लगा सकते हो? बस आप इसका जवाब दीजिए। तो हमारा भी ये तो मंदिर यहाँ है, पे भी शिवजी के अतिशय क्षेत्र है, जैनों का क्षेत्र है, तो आप भी वो हिसाब से ये करो, तो हम आपको कोई ये नहीं करेंगे। सिद्ध क्षेत्र के हिसाब से आप जो ये कर रहे हैं तो हम भी आपको ये करेंगे कि ठीक है भाई आप जाओ, पर आप जैसे गैर व्यवहार कर रहे हो तो हम आपको फिर विरोधी करेंगे ना। कठिनाई तो नहीं कि भैया जो हम लोग जो मोजे पहन के आ रहे हैं तो यहाँ सब हमारी पवित्रता खत्म हो गई है। यहाँ सब कारण ये सब जूते चप्पल, ऊपर खाना पीना, हम ऊपर ऐसी पवित्र जगह भी हम यहाँ बाथरूम तक नहीं करते हैं, थूकते भी नहीं हैं। हमको ना तो उसमें जगह मिलती है और उनको पूछेगा आप ऊपर कहाँ दर्शन क्या करने जा रहे हैं? कोई मालूम नहीं ऊपर कोई ऐसा कोई घूमने की जगह तो नहीं वो है। क्या करने जा रहे हैं? आप कौन से भगवान? अभी भी ये स्टूडेंट और सर जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हाँ होगा, कोई मूर्ति होगी उनको भगवान का है, उनको पता कोई नहीं, मालूम कोई नॉलेज नहीं है, बस हेराड़ी चल रही है, बस बच्चों को बस ऊपर भेज रहे हैं, उनको ये पूछो कितना रिस्की रहता है। जैन समाज इसका बहुत बड़ा विरोध करेगा, कर रहा है और करेगा, करता रहेगा। और इसमें हम सब एक और सेक्टर उपभोक्ता मंडल सर्विस का रिटायर्ड आदमी हूँ। अभी यात्रा बढ़िया हुई, कोई मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया सब सूद लेके जा रहे हैं, सब सूद लेके जा रहे हैं, उसके अलावा हम लोग बिल्कुल नंगे पाँव, बिल्कुल नंगे पाँव, किसी नंगे पाँव सब ये बहुत गलत है। 2 बजे के पैदल चला, रात को 2 बजे हम पैदल चढ़ने स्टार्ट हुआ। तो क्या मतलब इस क्षेत्र को जो मतलब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, हर चीज करना चाहिए। 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए भैया, सिद्धों की सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ जितने कंकर होते हैं बोलते उतने हमारे भगवान यहाँ पे करोड़ों मुनि। सवाल ही नहीं सर, ये तो बिल्कुल कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? सूद लेके अशुद्धता हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ की पवित्रता खत्म हो जाएगी भैया। रहती हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और वो यात्रा कर रहे हैं। आप सोचो इतने बड़े क्षेत्र को आप ऐसा बनाएंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, आप बताइए। तो डेवलपमेंट अगर ये पर्यटन रूप में विकसित होता है नहीं तो यहाँ पर तो डेवलपमेंट भी सोचिए। देखिए आप जैसे टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं तो वो उस चीज का अशुद्धता कितनी रहेगी, कैसे लोग आ रहे हैं। हर कोई एक साथ तो नहीं आएगा ना, कि समझदार हो या कुछ भी हो, तो थोड़ा सा अपन को इन चीजों का सोचना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र है तो तीर्थ क्षेत्र सम्मित शिखर को पर्यटक स्थान बनाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए ऐसा। धर्म स्थल है ये, सात्विक हम जितनी शुद्धता रखते हैं बाकी नहीं रख सकते। जैसे हम नंगे पैर चलते हैं, हम वहाँ पे पान गुटका ऐसा कुछ करते भी नहीं, थूकते नहीं है, टॉयलेट तक भी नहीं करते वहाँ पे हम। तो ये मतलब ये सब हर कोई नहीं कर सकता है। ये विकास थोड़ी होगा, इसको पर्यटन कोशिश कर दोगे क्या विकास हो जाएगा। बाकी अभी जैसे गवर्नमेंट को या जैसे आम जनता को अभी जो इनकम हो रही है वो इनकम बाद में नहीं होनी। कहाँ से हमारा श्रद्धा स्थान है, आज से नहीं ना, अनादिकाल अनंत रहने वाला है, बंद तो नहीं होने वाला है। दुनिया डूब जाएंगे लेकिन ये जमीन तो जाने वाली नहीं है। जैसा कि जैन तीर्थयात्रियों का कहना है कि ये वो पूरी पवित्रता के साथ पर्वत वंदना के लिए आते हैं और भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन करते हैं, लेकिन जो गैर जैन समाज के लोग हैं, जो गैर मतलब हिंदू है, वो यहाँ पर सिर्फ पर्यटक के रूप में एक घूमने के लिए आते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अगर इस पर्वत को, इस स्थल को, जो उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, अगर सरकार के द्वारा पूरी तरह से पर्यटक स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो दूसरे समाज के लोग हैं उनका भी लगातार आना जारी रहेगा और जो उनके नियम हैं, जो पवित्रता है, वो
समाप्त हो जाएगी, जिससे उन्हें उनके अंदर आक्रोश भी है और इसी डर के वजह से वो लगातार इस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो पारसनाथ पर्वत है तो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित ना किया जाए। वो लगातार सरकार से मांगे भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी उनका लगातार यही अपील जा रहा है कि ये जो पर्वत है, पारसनाथ पर्वत जो है, उसे एक धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए, इसे पर्यटक स्थल के रूप में वे घोषित ना करें। होनी चाहिए, अगर किसी ने किया तो ये ठीक बात नहीं है और हमें इस पर रोक लगना चाहिए। और हम तो सभी से कहेंगे, इस क्षेत्र पर सब तरह के लोग आते रहें, सभी समुदाय के लोग वर्षों से आते हैं, सब श्रद्धा भाव से आए, श्रद्धा भाव से दर्शन पूजन वंदन करके आनंद लें, अपने जीवन में पुण्य अर्जन करें। ये पुण्य स्थली है, पुण्य भूमि है, सिद्ध भूमि है, यहाँ किसी के लिए रोक टोक की बात उचित नहीं है, लेकिन यहाँ की पवित्रता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। डेवलपमेंट का निषेध नहीं है, डेवलपमेंट से अगर हमारी मूलभूत आस्था ही चली जाएगी तो डेवलपमेंट का मतलब। जहाँ एक तरफ देश विदेश से आने वाले जैन तीर्थयात्रियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है कि पार्श्वनाथ पर्वत को जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो जैन मुनि है, अभी हमने परमान सागर जी महाराज से भी बात की, उनका भी स्पष्ट कहना था कि ये उनका सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और तीर्थ स्थल वंदना करने की जगह होती है, पूजा करने की जगह होती है, ना कि घूमने फिरने और मौज मस्ती करने की जगह होती है। देखिए, किसी भी धार्मिक क्षेत्र को अगर पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा तो विरोध तो स्वाभाविक है। धर्मस्थल है, पर्यटन स्थल। धर्मस्थल में सभी लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं और पर्यटन स्थल में मौज मस्ती से। लोगों को दोनों की आवश्यकता होती है, पर श्रद्धा भाव की जगह में हमें श्रद्धा भाव से जाना चाहिए और जिनको मौज मस्ती करना हो मौज मस्ती के स्तर पर जाए। जैन समाज का यही कहना है कि श्रद्धा का स्तर है, पूज्य स्थल है, इसकी पूज्यता और पवित्रता बनाए रखे, इसे मौज मस्ती का स्थान न बनने। अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाएगा तो लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आएंगे, मौज मस्ती करने के लिए आएंगे। इससे पर्वत की जो पवित्रता है वो विखंडित होने का डर रहेगा, इसलिए पूरा जैन समाज इसका विरोध कर रहा है। सहयोगी मनोज के साथ पारसनाथ से रिंकेश कुमार। हौसले अगर बुलंद हो तो सारी कायनात आपके सपने को पूरा करने में लग जाती है, तो फिर आर्थिक बंदी से हो या फिर कुछ और, सब कुछ पीछे छूट जाती है। जी हाँ, गिरिडीह के गुंजन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपने हौसले के दम पर 11,000 स्क्वायर फीट में मोज़ेक पोर्ट्रेट बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आइए तो आज आपको मिलवाते हैं गिरिडीह जिले के सरिया के रहने वाले आर्टिस्ट गुंजन से। आपने अभी जो वीडियो देखा, उनको बनाने वाले हमारे साथ हैं सुमित गुंजन जी। आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर अपना परिचय दे दें, इससे पहले आप टीवी पर आ चुके हैं हमारे यहाँ, दे देते। जी, आप सभी को जोहार और नमस्कार। मेरा नाम सुमित गुंजन हुआ और मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है gunjan.s आर्टिस्ट के नाम से, जिसमें लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और मैं बहुत ही विभिन्न प्रकार का कला करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने तरफ से कला की दुनिया में कुछ ऐसा योगदान करना जो कि आम नहीं हो, थोड़ा सा खास हो। तो मैं अपने तरफ से दोनों हाथों से ड्राइंग और पेंटिंग कर लेता हूँ। मेरे में ये स्किल है, थोड़ा बचपन से है। ये दोनों हाथों से मैं लिख भी सकता हूँ, जिसे कि इंग्लिश में एम्बिडेक्स्ट्रस स्किल कहते हैं और हिंदी में अभय हस्त कला कहेंगे। और मैं ये कला को अपना उभारा, बहुत मेहनत किया मैंने, लगभग 2-3 साल, और अभी इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि मैं सामने की तरफ देख करके भी और पीछे की तरफ पेंटिंग कर लेता हूँ, जो कि आप वीडियोस में देख सकेंगे। तो सुमित जी ऐसा करते हैं
कि अभी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप बनाए उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उस वीडियो को दिखाते हैं जिस वीडियो को देख के मैंने आपको इन्वाइट किया था और जिससे आपकी पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पर हुई। हम उस वीडियो को देखते हैं। गुंजन जी, आपने उस दिन भी जो हमारे स्टूडियो आए तो उस समय भी आपने बताया था कि भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और आपने बनाया। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस पर आप चर्चा करें, कैसे बनाया आपने? जी, ये जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, तो उसमें एप्लीकेशन में मैंने दिया था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिरसा मुंडा का मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगा, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के छोटा नागपुर के एक बहुत ही बड़े शान है, जिनको कि भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है या शहीद बिरसा मुंडा आप कह ले। तो उनका मैंने एप्लीकेशन में दिया था कि 10,000 स्क्वायर फीट से थोड़ा अधिक का मैं उनका एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, वो भी वेस्ट को यूज करके। वेस्ट में क्या यूज किया आपने? जी, वेस्ट में जो मैंने यूज किया वो है टुकड़ा ईंटा। टुकड़ा ईंटा वेस्ट को यूज करने के पीछे भी मेरा एक पर्पस है, क्योंकि अभी के टाइम में हम कलाकार आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए कि कैसे वेस्ट को यूज करके हम कलाकृति कर सकें। अभी ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसे में मैं हमेशा जब रास्ते से जाता था तो मैं देखता था टुकड़ा ईंटा इधर उधर रोड के यहाँ या फिर कहीं डिमोलिशन साइट की तरफ फेंका हुआ रहता है। तो उसी से मुझे आइडिया आया था कि मैं इस तरह का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट मैं करूंगा। यही है कि इसमें खर्चा आ गया, क्योंकि वो वेस्ट को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो उसमें भाड़ा भी लग जाता है। इस तरह करके मैंने ये सोचा था। और वेस्ट ब्रिक के साथ मैंने, वेस्ट ईटा के साथ मैंने अलग अलग तरह का पेंट जो वहाँ पे जरूरत था उस हिसाब से पेंट और कलर वगैरह यूज किया और इसको पूरा करने के लिए। कितने लोगों की टीम काम करी, कितने दिन में आपने पूरा किया इसे? जी, मैंने शुरू किया था 24 दिसंबर को, मेरा डेडलाइन था 27 की सुबह को खत्म कर देने का। 24 दिसंबर को मैंने शुरू किया था। राजधनवार में मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ एज ए कलाकार और एज ए मैनेजर भी, मंथन वैली सेंट्रल बट स्कूल, तो उसी स्कूल के लगभग 25 बच्चे थे मेरे, और मेरे परिवार के लोग थे लगभग, सब हम लोग मिला के 30 जन का हमारा टीम था। 24 को सुबह 8:30 बजे हमने शुरू किया। डेली लगभग हम लोग 12 से 13 घंटा काम करते थे, और 27 को दोपहर में हमने जाके खत्म किया इसको 2:30 बजे एक्यूरेट। अगर टाइम की बात करें, थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि 26 को रात को थोड़ा बारिश हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा 1,500-2,000 रुपए का नुकसान हुआ था और काफी सारा करेक्शंस हमें करना पड़ा जल्दी में। इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल करेंगे वो लोग, क्या इसमें खास थी? क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में बिरसा मुंडा को लेकर के इस तरह का कोई बड़ा पोर्ट्रेट बनाया नहीं है, और खास करके किसी भी कलाकार ने या किसी ने भी वेस्ट ईंटा का यूज करके कोई भी ऐसा चीज नहीं बनाया है, तो इसलिए ये इस तरह से शामिल करेंगे। एक तरह से प्रोविजनल खिताब मुझे मिल चुका है, बट वही अभी फाइनल प्रोसेस बाकी है, वो लोग अपना वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे तो एक फाइनल टाइटल मुझे मिल जाएगा। एक बार जब आप आए थे इससे पहले स्टूडियो, तो आपने चर्चा की थी कि आपके पास फाइनेंसर नहीं है, स्पॉन्सरशिप के लिए बात की थी, आपको मिला और कितना लागत रुपए लगा इसमें? जी, स्पॉन्सरशिप तो मुझे नहीं मिल पाया। मैं कोशिश तो कर रहा था अक्टूबर लास्ट से ही, लगभग हर तरह के लोगों को मैंने अप्रोच किया गिरिडीह में, और अलग अलग तरह के जितने भी राजनेता हो गए हमारे झारखंड के, जो मेरे जानकारी में थे, गिरिडीह से जुड़े थे, और उद्योगपति हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, मैंने उन सभी को मैंने अप्रोच किया, पर कहीं से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। कितने रुपए लेके अप्रोच किया था आपने? मैंने 1.5 लाख का ही स्पॉन्सर मैंने मांगा था, वो भी नहीं मिल पाया था? वो भी नहीं मिल पाया मुझे। हालांकि खर्च तो लगभग 3 लाख रुपया हो गया, जिसमें से मुझे लगभग 50 से 60 हजार रुपए मुझे स्पॉन्सर मिला राजधनवार के लोकल लोगों ने, जो कि बाबूलाल मरांडी जी के प्रतिनिधि लोग हैं। उन लोगों ने मुझे 2 से 3 दिनों में ही इतना योगदान, इतना हेल्प किया है। ये बोल रहे हैं कि गुंजन जी, जब आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसके बावजूद जब आप समझाते तो लोगों को, उसके बावजूद भी 1.5 लाख रुपए के लिए कोई रेडी नहीं हुए? नहीं, कोई समझ नहीं पाए या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब ये बात है, अब किसी को तो हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, अप्रोच ही कर सकते हैं। तो मैंने अप्रोच सबसे किया था। मुझे शुरू में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो जाता था 2-4 लोगों से मिलने के बाद, बट बाद में फिर आदत पड़ गया कि मुझे अपना काम तो करना ही है, तो इसलिए सबको अप्रोच करके देख लेते हैं। तो जब पूरा पैसा इंतजाम नहीं होता, आपको लोन लेना पड़ा?
जी, मैंने एक वही ऑनलाइन मनी व्यू से एक ले लिया लोन, छोटा सा 2 लाख रुपए का। गुंजन जी, आपने एक रिकॉर्ड बनाया, पहले भी आपकी राष्ट्रीय स्तर से एक पहचान थी। अब आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को शेयर करें। जी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और ये बहुत ही गर्व की बात है कि राजधनवार, गिरिडीह, झारखंड में मैं ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाया, जिसमें कि बिरसा मुंडा के नाम पे मैंने किया है। और बिरसा मुंडा का नाम को मैं और भी ज़्यादा प्रसिद्ध करना चाहता हूँ, पूरे भारत देश में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि बिरसा मुंडा को लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम तक ही लोग जानते हैं, बट पूरे भारत देश में उनका परचम लहरा है। उनका जो फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने जो ब्रिटिशर से फाइट किया था, और उनको भगवान बिरसा मुंडा क्यों बोला जाता है, ये तक लोग जाने, इसलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत थी अपने झारखंड से अपने गिरिडीह के लोगों से। इस बार मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, मुझे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ अपने गिरिडीह के लोगों से और झारखंड के लोगों से और भारत देश के लोगों से, इसी मेरे YouTube चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, gunjan.s आर्टिस्ट पे। और आगे मैं हमेशा विनती करूंगा और अपील करूंगा अपने सरकार से और अपने लोकल प्रतिनिधि लोगों से कि मैं आगे जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहूँ तो मुझे जरूर से सपोर्ट करें। क्योंकि क्या है कि अगर कलाकार को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कलाकार मर जाएगा। इंसान नहीं मरेगा, लेकिन कलाकार जरूर मर जाएगा उसके भीतर का, अगर कला को सपोर्ट नहीं किया जाए तो। और यहाँ पे अवेयरनेस कम है लोगों का, लोग कला संस्कृति की अहमियत को नहीं समझते हैं, ये बात है। तो उसमें मुझे बढ़ावा मिले, मैं यही विनती और अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। शुक्रिया गुंजन, आप इतना वक्त दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय इमाम। मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के शशांक बेड़ा के रहने वाले रिंकू वर्मा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के ससाक बेड़ा निवासी रिंकू वर्मा के साथ पुरानी रंजिश को लेकर मंगलवार को मोहल्ले के ही कुछ युवकों ने मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया और उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल रिंकू वर्मा ने बताया कि 2 साल पुरानी रंजिश को लेकर ससाक बेड़ा निवासी खेमिया मंडल, प्रयाग मंडल, खुशबू कुमारी, मुस्कान कुमारी, शिवम कुमार सहित दर्जनों लोगों ने उसके साथ मारपीट की। बताया कि मारपीट के क्रम में उक्त लोगों ने उसके गले से सोने का चैन सहित 10,000 रुपये भी छीन लिया। मामले को लेकर उन्होंने पचम्बा थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हम किसी पार्टी को जमीन दिखाने के लिए जा रहे थे और खेमिया मंडल पति प्रयाग मंडल, खुशबू कुमारी, मुस्कान कुमारी पिता प्रयाग मंडल और शिवम कुमार पिता प्रयाग मंडल और 15-20 अन्य व्यक्ति लोग, लेकिन उन लोग कोई हमला नहीं किया। इन लोग भाला से आए और भाला लाठी डंडा था, भाला से हमला किया तो हम बचे, तो लाठी से हम जान मारने के लिए से हमने पर
मेरा 2 भर का सोना का चेन था छीन लिया, 10,000 रुपया था वो भी छीन लिया। क्या कहना था उन लोग? उन लोग ये रास्ता से तुम नहीं गुजरो बस था। पहले था तो उसमें हमको फंसाई थी, एक मतलब रेप केस में हमको फंसाई थी, जो कोर्ट भी उसमें क्लियर हो गया, केस भी खत्म हो गया, लेकिन वो उसका कहना है कि इस रास्ते से तुम नहीं गुजरो। मामला को लेकर के हमसे दुश्मनी, मतलब 2 साल पहले का मामला है, उसको लेकर के दुश्मनी हमसे निभाई और एक बारगी हारगा हथियार से लैस हो कमरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया चलती गाड़ी में। खेमिया मंडल पति प्रयाग मंडल, मुस्कान कुमारी पिता प्रयाग मंडल और शिवम कुमार पिता प्रयाग मंडल और 20-22 अन्य। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।